Hello, my dear students. Today we are going to discuss the outbreak of the Revolution of 1789 in France. 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन लुई 16 के समय में हुआ। लुई 16 1774 में केवल 20 ईयर्स ऑफ एज में फ्रांस का मोनार्क बना, लेकिन जब लुई 16 मोनार्क बना तो उसे विरासत में खजाना खाली मिला, एम्प्टी ट्रेजर। एक तो एम्प्टी ट्रेजर, ऊपर से केवल 20 ईयर्स का एज, फ्रांस जितना बड़ा किंगडम और मेरी एंटवाइनेट जैसी एक्सपेंसिव क्वीन, एक्सपेंसिव नेचर वाली क्वीन, संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था लुई 16 के लिए। खजाना जब खाली रहे तो किसी भी रूलर के लिए किंगडम को संभालना कोई आसान बात नहीं होती। हम ऐसा भी कह सकते हैं, आम जीवन में देखते हैं कि जब जेब खाली हो तो एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब खजाना खाली हो तो किसी मोनार्क के लिए, इनएक्सपीरियंस्ड मोनार्क के लिए बड़े किंगडम को संभालना बड़ा कठिन रहा होगा। लुई 16 चारों तरफ से मजबूर हो गया इस बात के लिए कि किसी भी तरह से खजाने को भरा जाए, ट्रेजर में कुछ आए, और इसके लिए यह जरूरी था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं या नए टैक्सेस लगाए जाएं। अब ये नए टैक्सेस लगाने के लिए या पुराने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल, राजा का दरबार, 1789 के रिवॉल्यूशन के पहले का जो फ्रांस है उसे ओल्ड रेजाइम कहा जाता है। ओल्ड रेजाइम में राजा का दरबार यानी स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने के लिए यह जरूरी था कि उसका प्रोसीजर क्लियर हो। लेकिन लुई 16 को प्रोसीजर की पूरी जानकारी अच्छे से नहीं थी। ऊपर से एक बात और थी कि टैक्सेस को रिवाइज करने के लिए या नए टैक्सेस को लगाने के लिए स्टेट्स जनरल का अप्रूवल जरूरी था। मोनार्क अपने मन से टैक्स ना तो बढ़ा सकता था और ना ही नए टैक्स लगा सकता था। इस बात को देखते हुए लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का निश्चय कर लिया। He decided to call the meeting of the States General. The last meeting of the States General was held in 1614 and it was 1789, the period of Louis XVI. Almost 175 years plus. इतने समय में तो शायद ही कोई ऐसा फ्रांस में जीवित था जिसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का पूरा प्रोसीजर मालूम हो, पूरी प्रोसीडिंग्स के बारे में क्लियर कट जानकारी हो। फिर भी लुई 16 ने हिम्मत जुटाई। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। पैलेस ऑफ वर्साई
के हॉल को इसका वेन्यू बनाने का निश्चय किया गया। फ्रांस की सोसाइटी में 3 स्टेट थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर वर 3 स्टेट्स इन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम। द फर्स्ट स्टेट द क्लर्जी, द सेकंड स्टेट द नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट remaining all. The first state and the second state, the clergy and the nobility, were exempted from all the taxes, but they had been enjoying all the rights, all the extraordinary rights by birth, privileges by birth. Only third state was required to pay taxes, and that also without having any rights. किसी तरह का कोई अधिकार थर्ड स्टेट के लोगों के पास नहीं था, जबकि उन्हें टैक्स सारे चुकाने थे। उस समय फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी लिवर, और इसी में टैक्स चुकाए जाते थे। टैक्स केवल मोनार्क ही नहीं वसूलता था, चर्च भी वसूलता था। लोग परेशान थे, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कुछ खास हो नहीं रहा था, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में फिर से टैक्स बढ़ाना या फिर से कोई नया टैक्स लगाना किसी बहुत बड़े दुस्साहस से कम नहीं था लुई 16 के लिए। लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता, खजाना खाली। राजा को बैंकरप्सी से बचने के लिए यह काम तो करना ही था। तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को यह मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का जो पुराना प्रचलित ट्रेडिशनल वोटिंग रूल था वो यह था कि तीनों स्टेट के एक एक वोट होंगे। 1 स्टेट 1 वोट 1 वैल्यू। और राजा चाहता भी ऐसा ही था, क्योंकि इसी में राजा की भलाई थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले उसके फेवर में वोट करते, क्योंकि टैक्स तो उन्हें देना नहीं था और राइट्स उनके पास सभी थे। थर्ड स्टेट के लोग इसका विरोध कर रहे थे। फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जबकि थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि 1 स्टेट 1 वोट 1 वैल्यू नहीं चलेगा। क्या चलेगा भाई? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इससे होगा क्या कि थर्ड स्टेट के पास 600 वोट्स हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट दोनों मिला के 600 होंगे। थोड़ा भी मामला इधर उधर हुआ तो थर्ड स्टेट वाले आराम से जीत जाएंगे, और टैक्स न बढ़ेगा न नया इंट्रोड्यूस होगा। जबकि मोनार्क लुई 16 1 स्टेट 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना चाहता था। डिस्प्यूट का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। थर्ड स्टेट का जो ऊपर वाला लेयर था, जिसमें माइंड पावर और मनी पावर वाले लोग थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, कैपिटलिस्ट, ये लोग इस ग्रुप को लीड कर रहे थे और बड़ा बुद्धिमानी के साथ ये लोग लीड कर रहे थे। ये राइटर्स और फिलोसोफर्स से पहले ही बहुत इंस्पायर्ड हो चुके थे। तो ये लीड करने के क्रम में जब मीटिंग हॉल में एंट्री दी जाने लगी तो फर्स्ट स्टेट के लोग जाकर बैठे, सेकंड स्टेट के लोग जाकर के बैठे, थर्ड स्टेट के लोगों को जाने तो दिया गया, लेकिन वही वोटिंग के पैटर्न के मुद्दे पर डिस्प्यूट हो गया। थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकले और सामने में एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। इस इंडोर टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने मीटिंग बुलाई अपनी 20 जून को, 20 जून 1789 को। इन लोगों ने खुद को
फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को नेशनल असेंबली ट्रीट करने लगे और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम उस मीटिंग को यानी स्टेट्स जनरल को नहीं मानते। इस 20 जून 1789 की जो टेनिस कोर्ट मीटिंग हुई, जिसने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि लुईस द 16 यानी मोनार्क ऑफ फ्रांस के पास कोई पावर नहीं है। उन लोगों ने पूरी तरह से रूसो के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और सेपरेशन ऑफ पावर को लागू कर दिया, को मान्यता दे दी, को रिकॉग्नाइज कर लिया। राजा मोनार्क लुईस 16 यहां पर हेल्पलेस था, उसके पास कोई उपाय अभी बच नहीं गया था। ऐसे में लुईस 16 कुछ कर भी नहीं सकता था। यहां मिडिल क्लास को दो महान लोगों का सपोर्ट मिला। टू ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम सपोर्टेड द थर्ड स्टेट, द नेशनल असेंबली, द टेनिस कोर्ट इवेंट। ये दो लोग कौन थे? एक व्यक्ति था मिराबो। ये नोबिलिटी स्टेट को बिलोंग करता था, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों के साथ इसकी सिंपैथी थी, इसकी एम्पैथी थी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट could have been given rights as they were paying taxes to the state. ये लोग टैक्स दे रहे थे स्टेट को, इसलिए इनको राइट्स होने चाहिए थे। नोबिलिटी और क्लर्जी के बाय बर्थ प्रिविलेजेस एबोलिश होने चाहिए थे। दूसरी पर्सनालिटी था अबेसियस। अबेसियस क्लर्जी स्टेट को बिलोंग करता था, लेकिन मिराबो की तरह वो भी थर्ड स्टेट को फुल सपोर्ट देता था, उनके फेवर में था, उनके लिए प्रोपगेट करता था, एडवोकेट करता था, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने एक पोस्टर लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इस पोस्टर के माध्यम से अबेसियस ने एम्पेरर को क्रिटिसाइज किया, मोनार्क लुईस 16 को क्रिटिसाइज किया, उसके डिवाइन राइट्स को क्रिटिसाइज किया, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने के और उसके वोटिंग पैटर्न को क्रिटिसाइज किया, सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट किया। जब थर्ड स्टेट के लोग, नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थे, इसी समय सबसिस्टेंस क्राइसिस को लेकर के, बढ़ते हुए पॉपुलेशन और घटते हुए फूड प्रोडक्शन के चलते स्टारवेशन को लेकर के फ्रांस की जनता पेरिस की गलियों में निकल पड़ी। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल तक पहुंचे, उसके मेन एंट्रेंस गेट को डिमोलिश कर दिया, उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार डाला और उसके अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे, संख्या 7 बताई जाती है, उन सब को रिलीज करा दिया। लूटपाट मचाई और यहां तक कि दे collected the bricks of the fort of Bastille and sold those bricks in Paris
to the nobility and clergy as souvenir. लोगों ने बड़ी शौक से उन ब्रिक्स को खरीदा, अपने अपने ड्राइंग रूम में सजाया और बड़ा प्राउड फील किया कि वी आर हैविंग अ ब्रिक ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टिल। ये बड़ा उनके लिए गर्व की बात लग रही थी। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उसको मोनार्क लुईस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके कंसेंट में अपना सिग्नेचर दे दिया और इस बात को एग्री कर गया कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशियरी अलग, राजा के सभी डिवाइन राइट्स खत्म। जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले थे नोबिलिटी को और क्लर्जी को, सब के सब एबॉलिस्ड। जितने भी फ्यूडल टैक्सेस थे सब एबॉलिस्ड। चर्च की सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई। बहुत खजाना भरा था। फ्रांस के जितने भी चर्च थे उनके पास बहुत बड़ा खजाना था। सब नेशनल असेंबली ने कन्फिस्केट कर लिया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया। जितने भी चैट्यूज थे, फ्यूडेटरी मैंसन्स थे, पैलेसेस थे, उन सब के ऊपर फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने अटैक कर दिया। क्रॉप्स को लूटने का भी कोशिश किया गया। डर के मारे जो बड़े बड़े नॉबल्स थे, फ्यूडेटरीज थे, वो शहर की ओर भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, उसने इंट्रोड्यूस भी कर दिया और इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फ्रांस टर्न्ड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। This was the beginning of the revolution of 1789 in France. This was the outbreak of the revolution of 1789 in France. हम इसे ऐसा भी कहते हैं कि लुईस द 16 called the meeting of the States General on 5th May 1789 after a very long time, and the revolution started. I hope all of you have understood the outbreak of the revolution of 1789. Thank you very much. God bless you all. Please do take care of yourself and your studies.